नमस्कार दोस्तों, गलंड क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख आंदोलन घटनाएं और समझौते कंप्लीट करेंगे। 1850 से लेकर 1951 तक जितने भी आपके महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, गांधी एवं समझौता, पूना पैक्ट, इन सभी को बिल्कुल सीरीज में और कहानी की तरह फैक्ट के साथ कवर करेंगे, जिससे यह टॉपिक ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में छपा रहे। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, यह क्लास देखने के बाद आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी, जिसका जो स्टार्टिंग में नाम था वह था आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसको दोस्तों बाद में दादाभाई नौरोजी ने इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी और इसके संस्थापक जो थे वो थे आपके AO ह्यूम, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन। यह दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी थे। अब मैं इसकी बात करें दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसकी स्थापना बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। इस टाइम पे जो हमारे भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। यानी कि जब हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस टाइम पर हमारे देश के वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। और जो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर को, तो उस टाइम पर इसकी स्थापना की थी आपके AO ह्यूम ने। और दादाभाई नौरोजी ने इसका नामकरण रख दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके दादाभाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया था। अब बात करते हैं होम रूल आंदोलन की। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी होम रूल आंदोलन। यानी कि 1915 में आपका प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो हमारे जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के जो आपके नरम दल के नेता थे, वो चाहते थे ब्रिटेन की सहायता करना। यानी कि वो ब्रिटेन की सहायता कर रहे थे इस युद्ध में। उनका मानना था कि अगर हम ब्रिटेन की सहायता करेंगे तो वो हमें आज़ाद कर देंगे। इस तरह से दोस्तों वे आप ब्रिटेन की सहायता कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि ब्रिटेन जो है हमें गोली दे रही है, यानी कि वो हमारी सहायता नहीं करेगी, वो हमसे सिर्फ काम निकाल रही है, लेकिन बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हमें आज़ाद नहीं करेगी। तो इसको जब उनको यह बात मालूम चला, तो उन्होंने क्या कर दिया, हमारे भारत देश में होम रूल आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। यानी कि 1916 को होम रूल आंदोलन आपका स्टार्ट हो गया था। होम रूल आंदोलन जो था दोस्तों आपका आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। हमारे देश में होम रूल आंदोलन को जो शुरू करने का श्रेय जाता है वो जाता था आपके बाल गंगाधर तिलक, जो आपके बेलगाम पुणे से इन्होंने स्टार्ट किया था। और एक थी आपकी एनी बेसेंट, इन्होंने मद्रास से इसको आंदोलन को स्टार्ट किया था। यानी कि हमारा जो होम रूल आंदोलन 1916 में स्टार्ट हुआ था, इसको शुरू करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है होम रूल आंदोलन को किसने शुरू किया था। तो दोस्तों अगर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं तो बाल गंगाधर तिलक तो आपका राइट आंसर होगा। यदि आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको बाल गंगाधर तिलक को आंसर लगाना है। और अगर दोस्तों आपसे पूछ लेता है होम रूल आंदोलन आपका कब स्टार्ट हुआ था, तो यह स्टार्ट हुआ था आपका 1916 में। आपसे प्रश्न पूछ लेता है होम रूल आंदोलन किस आंदोलन से प्रभावित था, तो दोस्तों यह था आपका आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से यह प्रभावित था। अब अगली बात करते हैं दोस्तों रॉलेट एक्ट की। दोस्तों 1919 में आपकी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। एक था आपका रॉलेट एक्ट, एक था आपका खिलाफत आंदोलन और एक था आपका जलियांवाला हत्याकांड। ये तीनों के तीनों आंदोलन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इन तीनों आंदोलन को बिल्कुल क्रम से और कहानी के तौर पर समझेंगे। इन दोनों तीनों को एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों रॉलेट एक्ट की। तो रॉलेट एक्ट आपका 19 मार्च 1919 को आया था। तो ये आया क्या था वो देखते हैं। तो दोस्तों आपका रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। ये आया था आपके होम रूल आंदोलन के खिलाफ में। यानी कि जो आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसके बाद हम लेके आए थे होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो हमारा आया था, इसके खिलाफ में क्या किया, अंग्रेजों ने एक कानून लेके आए। इस कानून के तरफ पर उन्होंने क्या बनाया कि वो किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जेल में डाल देते थे। यानी कि उसमें वो किसी की भी बात नहीं सुनते थे। इसलिए दोस्तों इसे काला कानून कहला गया। इसे हम जो रॉलेट एक्ट आपको 1919 में आया था, इसे काला कानून कहते थे, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसीलिए इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका रॉलेट एक्ट आया था। इसके तहत जो 2 प्रमुख नेता सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जब दोस्तों इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसके विरोध में जलियांवाला हत्याकांड में, जो जलियांवाला बाग है आपका पंजाब के अमृतसर में, वहाँ पे हम लोगों ने शांति रूप से
उसका विरोध किया। यानी कि जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को, हुआ क्यों था? रॉलक एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। तो दोस्तों इस टाइम पे क्या हुआ था, कम से कम 1000 लोग यहाँ पे मारे गए थे। तो दोस्तों इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। सर को ही दोस्तों नाइटहुड भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। दोस्तों महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि अंग्रेजों ने ही दी थी इनके सम्मान में। लेकिन जब दोस्तों उन्हें लगा कि हमारे लोगों के इतना नरसंहार हुआ है, इन्हें बहुत बुरा लगा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करते हुए केसर-ए-हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। अब दोस्तों जब लोगों को पता चला कि यह घटना बहुत ही बड़े स्तर पर हुई है, तो इस घटना की जांच कर लिए अंग्रेजों ने एक हंटर कमीशन को नियुक्त किया। और इस हंटर कमीशन में क्या हुआ था, इन्होंने एक सरकारी रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि इस जलियांवाला हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गए हैं, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जबकि कांग्रेस समिति ने दावा किया कि इस हत्याकांड में लगभग 1000 लोग मारे गए थे, जबकि सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मात्र 379 व्यक्ति मारे गए थे। दोस्तों ऐसा माना जाता है जलियांवाला हत्याकांड में हंसराज था जो भारतीय था, इसने डायर का सहयोग किया था। अब बात करते हैं दोस्तों हम खिलाफत आंदोलन की। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ये तुर्की में स्टार्ट हुआ था। ये खिलाफत आंदोलन हुआ क्या था वो समझते हैं। तो दोस्तों 1919 की बात है तुर्की की। तुर्की में एक पद था खलीफा। दोस्तों ये खलीफा जो पद होता है ये मुसलमानों में सबसे पवित्र पद होता है। तो अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने क्या किया, वो एक खलीफा पद को समाप्त करना चाहते थे। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो दुनिया भर में जितने मुस्लिम समुदाय थे वो इसका विरोध कर रहे थे। इसी विरोध को बढ़ते हुए दोस्तों यह विरोध आया हमारे भारत में 2 अली ब्रदर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों ने भारत में इसके विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन जो था आपका 1919 में स्टार्ट हुआ था। कभी कभी दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो दोस्तों ये आपका जो खिलाफत आंदोलन था ये आपका दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये दोस्तों शौकत अली और मोहम्मद अली 2 भाई थे, इन दोनों भाइयों ने इसको स्टार्ट किया था। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है आपसे अली ब्रदर्स, तो दोस्तों आपको अली ब्रदर्स भी याद रखना है। तो यानी खिलाफत आंदोलन जो था, जो तुर्की के खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था, और ये शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत में स्टार्ट किया था। बाद में दोस्तों महात्मा गांधी भी इस आंदोलन में जुड़ गए थे। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था आपका 1920 में। तो दोस्तों 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, हम बात करते हैं चौरा-चौरी कांड की। तो 1922 की बात है दोस्तों, 4 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन चल रहा था। उसी टाइम पर कुछ गुस्साए लोगों ने गोरखपुर जो कि यूपी है, यूपी के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी। इससे 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों जब उन्हें पता चला कि 23 लोगों की मौत हो चुकी है, तो दोस्तों उन्होंने गुस्सा में महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी चाहते थे कि हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने आराम से हम किसी बात को बनवा लें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, कुछ जो भीड़ में लोग थे, उस गुस्से में लोगों आकर के गोरखपुर के चोरी चोरा हत्याकांड पुलिस में थाने में आग लगा दी थी। इससे 23 पुलिस वाले मर गए थे। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो दोस्त सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था आपका 1930 में स्टार्ट हुआ था। इसे महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। अब महात्मा गांधी ने इसे शुरू क्यों किया था वो समझ लेते हैं। दोस्तों 31 जनवरी 1930 की बात है। उस टाइम पर गांधी जी ने अपने एक मांग रखी थी जिसे हम 11 सूत्रीय मांग कहते हैं। इस मांग को उन्होंने जो हमारे भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके सामने इसको पेश किया था। लेकिन दोस्तों हमारे भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो इस मांग को अस्वीकार करने के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ की थी। अब दोस्तों हमारा महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। इस आंदोलन को बंद करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, आपके गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया। ये गोलमेज सम्मेलन आपके 3 हुए थे 1930, 1931 और 1932 में। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था आपका लंदन में।
दोस्तों इसका जो जो मेन पर्पज था वो यही था कि वो महात्मा गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो जाए। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को आमंत्रित भी किया था, लेकिन महात्मा गांधी वहाँ पे नहीं गए थे। दोस्तों इन तीनों सम्मेलन में, जो आपके तीनों सम्मेलन हुए थे, इन तीनों सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। और दोस्तों जो आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इस समय इंग्लैंड का पीएम था आपका रैमजे मैकडोनाल्ड। तो दोस्तों हम इन तीनों सम्मेलन को क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले गोलमेज सम्मेलन की। तो दोस्तों पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका, ये हुआ था 1930 में। दोस्तों डेट आपको याद नहीं रखनी है, बस आपको सन याद रखनी है। 1930 में आपका पहला सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों इसका स्थान की बात करें, ये आपका लंदन में हुआ था। लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। इस समय जो आपके वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड इरविन। दोस्तों इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी को इन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी तो इसका विरोध कर रहे थे। इसलिए दोस्तों ना ही आपके महात्मा गांधी और ना ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था। लेकिन मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और मोहम्मद अली, दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, जब उन्हें पता चला कि महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं आए हैं, तो उन्होंने एक सम्मेलन स्टार्ट किया, यानी कि गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन के बीच में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसमें भाग लिया था आपके महात्मा गांधी ने और वायसराय लॉर्ड इरविन ने। तो दोस्तों लॉर्ड इरविन ने अपनी शर्त रखी थी, इधर से महात्मा गांधी ने अपनी शर्त रखी थी। वो शर्त क्या थी वो समझते हैं। लॉर्ड इरविन ने समझता जो आपकी शर्त रखी थी, पहली शर्त थी कि महात्मा गांधी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दें। दूसरा था कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न किया जाए। यानी कि लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम आपकी 11 सूत्रीय मांग को स्वीकार कर लेंगे, आप इससे सबसे पहले आप अपना क्या कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दीजिए। इसके बाद कहा उन्होंने कि आप हमारे गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। और दोस्तों जो उस टाइम पे हमारे जो देश के लोग जो ब्रिटिश साम्राज्य का बहिष्कार कर रहे थे उसको बंद कर दें। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने महात्मा गांधी की शर्त 11 सूत्रीय मांग को स्वीकार कर लिया था। 11 सूत्रीय मांग क्या थी उसको जान लेते हैं। 11 सूत्रीय मांग क्या थी दोस्तों, उसमें 11 पॉइंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो क्या करेगा, आपको 3 शर्त दे देगा और चौथी आपकी शर्त ऐसी होगी जो आपके ऑप्शन में नहीं होगी, तो आपको उसी को निकालना है। तो 11 सूत्रीय मांग क्या थी उनको हम थोड़ा जान लेते हैं। पहली शर्त थी उनकी, पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध कर दिया जाए, यानी कि जो उस टाइम शराब चल रही थी उस शराब को बंद कर दो। दूसरी शर्त थी उनकी, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। अगली थी, भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। चौथा था, नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। पांचवी थी आपकी, सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो। छठी थी आपकी, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। विदेशी वस्तुओं के आयात पर निषेध कर लगे। भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो। अगला था, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए और उस पर जनता का नियंत्रण रहे। 11 था आपका, आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। तो दोस्तों इस पर अंग्रेजों ने हमें भरोसा दिलाया, महात्मा गांधी को भरोसा दिलाया कि हम आपके 11 सूत्रीय मांग को स्वीकार कर लेंगे। तो दोस्तों इसके बाद महात्मा गांधी ने वहाँ पर आने के लिए हाँ कर दिया था। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अंग्रेजों ने उसको हाँ तो कर दिया था कि हम आपके 11 सूत्रीय मांग को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया था। तो दोस्तों जब उन्होंने महात्मा गांधी जी को विश्वास दिलाया कि हम आपके 11 सूत्रीय मांग को स्वीकार कर लेंगे, तो इसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो गए थे। तो जो आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो आपका 1931 में हुआ था लंदन में, और उस टाइम के जो वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों इसमें जो देश सदस्य सम्मिलित हुए थे, मुस्लिम लीग से हुआ था आपका मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग से हुए थे आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और कांग्रेस की तरफ से हुए थे आपके महात्मा गांधी। गांधी जी आपके एस राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। दोस्तों आपके कई एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी किस जहाज से लंदन गए थे, तो इसका राइट आंसर आपका एस राजपूताना। दोस्तों ये गलत है आपका, चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अब हुआ क्या दोस्तों, जब महात्मा गांधी को पता चला कि उनकी 11 सूत्रीय मांग को स्वीकार नहीं किया गया है, तो दोस्तों उन्होंने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था और उन्होंने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1932 में स्टार्ट हुआ था और लंदन में था, और ये आपका असफल रहा था कांग्रेस के बहिष्कार के कारण। अब हुआ क्या था, अब आगे देखते हैं। जब दोस्तों अंग्रेजों को पता चला कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, तो उन्होंने महात्मा गांधी जी को
पुणे की झील यरवदा झील में डाल दिया था। तो दोस्तों उस टाइम पे क्या हुआ था, जो भीमा अमेरिका जो थे वो पूना समझौता हुआ था। महात्मा गांधी और भीमा अमेरिका में जो पूना समझौता हुआ था वो आपका यरवदा झील में ही हुआ था 1932। क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी आपकी जेल में थे, तो भीमा अमेरिका वहाँ जेल में पहुँच गए और वहाँ पे उन्होंने सम्मेलन हुआ था, इसे हम पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। 1932 में जो समझौता हुआ था उसमें क्या हुआ था, तो अमेरिका ने अपनी कुछ शर्तें रखी थी, जिन शर्तों को महात्मा गांधी ने मान लिया था। तो वो शर्त क्या थी वो देख लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी की पहली शर्त थी आपकी, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों का 18% से बढ़ा दिया जाए। दूसरी शर्त थी, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ा करके 148 कर दी जाएं। दोस्तों इन दोनों शर्तों को मान लिया गया था, इसलिए दोस्तों इसे पूना समझौता जाना जाता है। अब प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता है कि पूना समझौता कब हुआ था, तो पूना समझौता हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 को। प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता है पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ था, तो दोस्तों यह हुआ था आपका महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि पूना समझौता कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों यह हुआ था आपका यरवदा जेल में। अब बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान की मांग की। तो दोस्तों पाकिस्तान की मांग सबसे पहले 1940 में की गई थी, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था। पाकिस्तान की मांग की थी मुस्लिम लीग ने। दोस्तों वो चाहते थे कि हम हमारा नया अलग से पाकिस्तान बने, यानी कि वो भारत का विभाजन करना चाहते थे। वो चाहते थे भारत से अलग होकर हमारा अलग राष्ट्र बने और जिसका नाम हो पाकिस्तान। तो दोस्तों 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पुलिस लीग ने पाकिस्तान की मांग की। तो इसी मांग को ध्यान में रखते हुए माउंटबेटन योजना आई थी। तो आपकी माउंटबेटन योजना लेके आया था आपका भारत का वायसराय माउंटबेटन। वायसराय माउंटबेटन ने 3 जून 1927 को माउंटबेटन योजना थी वो प्रस्तुत की थी, इसलिए दोस्तों इसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को भारत की विभाजन की योजना रखी गई थी। इस योजना के तहत दोस्तों आपका भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, जबकि 14 अगस्त 1947 को आपका पाकिस्तान बना दिया गया था। यानी कि 15 अगस्त को आपका भारत आज़ाद हुआ था, जबकि 14 अगस्त को ही आपका नया पाकिस्तान बन गया था। यानी कि पाकिस्तान की मांग की गई थी आपकी 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में, और माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन होकर के 14 अगस्त 1947 को आपका पाकिस्तान बन गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई थी, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। दोस्तों इस रेड क्लिफ रेखा को ही रेड क्लिफ ने खींचा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेड क्लिफ कभी भारत नहीं आया था, ना ही उसे पता था भारत क्या है। उसने भारत के नक्शे को देख कर ही उसने लाइन खींच दी थी। अब बात करें तो भूदान आंदोलन की। जब आपका देश हमारा देश आज़ाद हो चुका था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो हमारे देश के जमींदार थे उनके पास ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा था, जबकि जो गरीब किसान थे उनके पास ज़मीन नहीं थी। तो दोस्तों उस टाइम पे विनोबा भावे ने कहा, विनोबा भावे ने अपनी एक मुहिम चालू की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन है वो गरीब किसानों को अपनी ज़मीन दान कर दें। तो दोस्तों 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान में दी थी। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भूदान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो भूदान आंदोलन स्टार्ट हुआ था आपका 1951 में। किसने स्टार्ट किया था, तो इसको स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने। और सबसे पहले भूमिदान किसने की थी, तो वो की थी आपके रामचंद्र रेड्डी ने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी टॉपिक अच्छी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।